चलिए स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं वे हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाली हर एक अपडेट आप तक आसानी से हो सके। और मध्य प्रदेश समूह 4 भर्ती परीक्षा प्रीवियस ईयर के सवाल हम कर रहे हैं। इससे पहले 50 क्वेश्चन हमने 2023 में जो एग्जाम हुआ था हिंदी के ग्रुप 4 के परीक्षाओं के सवाल किए हैं। अब अगले 50 फिर से हम क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के, तो अजंता के सेशन के साथ बने रहेगा। और इसी के अलावा यदि आप सीबीएसई बैच लेना चाहते हैं तो 699 में ले सकते हैं। इसी के अलावा ग्रुप 4 स्पेशल हिंदी कंप्यूटर क्लास हो या फिर संपूर्ण टेस्ट सीरीज आप ग्रुप 4 की लेना चाहते हैं या फिर यहाँ पर ग्रुप 4 का कोर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 999 में नहीं, अब आपको सिर्फ 649 में ये संपूर्ण कोर्स ग्रुप 4 का मिल जाएगा। या फिर सेपरेट टेस्ट सीरीज भी आप ग्रुप 4 की ले सकते हैं। चलिए, इसी के अलावा एप्लीकेशन का नाम है संदीप कोर्स सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देखी रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो बिना समय गवाए आज के हमारे सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प इंद्रव्रजा, जी हां इंद्रव्रजा वार्णिक छंद का सही उदाहरण है। अब देखिए यहां पर ए और बी दो ऑप्शन दिए गए हैं। आगे आप बढ़ेंगे इसमें तो देखिए दो और ऑप्शन हम आपको बताते हैं। एक बार सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो देखिए दो विकल्प इसमें ये रहे हैं। दो विकल्प हमने आपको यहां पर बताए हैं ये, और दो विकल्प यहां पर ये देके रखे हैं। अब पहले तो आपको मालूम होना चाहिए इंद्रव्रजा वार्णिक छंद के बारे में। देखिए बेसिकली छंद की बात करें तो 3 प्रकार के छंद होते हैं। मात्रिक छंद जो मात्राओं की संख्या पर आधारित होते हैं, एक होता है वार्णिक छंद जो वर्णों की संख्या पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें, और एक वार्णिक व्रज छंद भी होते हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें इस वार्णिक इंद्र वज्रा है, ये इंद्र वज्रा जो छंद है बेसिकली इसके बारे में आपको बता दें कि इसमें जो 4 चरण होते हैं और 4 चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं 11, मतलब प्रत्येक चरण में 11 वर्ण आपको दिखाई दे। और इसी के अलावा यहां पर एक बात और आपको जो ध्यान में रखनी है वो क्या है कि इसके प्रत्येक चरण में देखिए जो 11 वर्ण होते हैं इनमें से देखिए 2 तगण होंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया है तगण जगण यगण, इसका एक फॉर्मूला होता है यमाता राज भान सलगा। ये तगण किसे कहा जाएगा? 3 वर्णों का कोई भी शब्द अपने आप में गण कहलाता है। और तगण की क्या डेफिनेशन, यदि किसी शब्द के प्रारंभ में 2 गुरु वर्ण हो और अंतिम लघु हो तो उसे तगण कहेंगे। जगण का क्या फॉर्मूला है कि प्रारंभ और अंत का दोनों एक मात्रा लघु होना चाहिए और बीच का क्या होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए। तो यहां पर देख सकते हैं इसमें 2 तगण हैं, 1 जगण है। तो देखिए 3 और 3 6 3 9 और अंत में 2 गुरु 2 11, इस प्रकार से 11 वर्ण होते हैं। जैसे यहां पर दिया भी गया उदाहरण है कि जो मैं नया ग्रंथ बिलोकता हूं, भाता मुझे सो नव मित्र सा, देखो उसे मैं नित्य सार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो यहां पर देखिए चूंकि ये वार्णिक छंद है इसलिए हमें मात्राओं की संख्या की गणना नहीं करना है, सिर्फ वर्ण गिनना है। देखिए वर्ण यदि हम काउंट करेंगे यहां पर देखिए कितने वर्ण है, यहां पर आप देखिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 अर्धवर्ण को नहीं गिना जाएगा, 6 7 8 9 10 और 11। तो ये तो देखिए वर्णों की बात होगी, वर्ण कितने हैं 11। और इसी के अलावा एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान में रखना है कि 11 वर्ण तो हो गए, बट ये 11 वर्ण किसमें डिवाइड होंगे? 2 तगड़ में। 2 तगड़ का मतलब है 2 2 एक मात्रा 2 बार होनी चाहिए। देखिए 2 2 एक मात्रा 1 बार, 2 2 एक मात्रा 1 बार, फिर उसके बाद 1 जगण मतलब 1 2 1, तो 1 2 1 ये दिखाई दे रहा है। और अंत में 2 गुरु वर्ण भी आपको यहां पर 2 2 1, यहां भी 2 2 1, यहां पर 1 2 1 और यहां पर बिलोकता हो, यहां पर बेसिकली देखिए ता में बड़ी आखी मात्रा, यहां पर भी उल्टा है, मतलब 2 मात्रा है। तो अंत में क्या रहे हैं? 2 गुरु वर्ण आ रहे हैं। ठीक इस प्रकार यहां भी आप चेक कीजिएगा 11 वर्ण मिलेंगे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और ये जो 11 वर्ण है फिर से यहां पर मात्राओं की गिनती करेंगे तो यहां पर 2 2 1, फिर 2 2 1, फिर इसके बाद 1, तो देखिए 2 2 1, फिर 2 2 1, फिर 1 मित्र में यहां पर 1 आ रहा है। और चूंकि अब देखिए यहां पर एक नियम होता है छंद का कि यदि यहां पर इस तरह क्या है संयुक्त व्यंजन है तो संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण गुरु होगा, यहां पर लघु तो से क्या है गुरु माना जाएगा। 2 यहां पर 1 और यहां पर 2 2। तो ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हैं
दो तो एक, दो तो एक, एक तो एक और यहाँ पर दो दो, तो कुल मिला के दो तगड़, एक जगड़ और अंत में दो गुरु बन है। तो ये किसका उदाहरण बन जाएगा मेरे दोस्तों? इंद्र वज्रा वार्णिक छंद का उदाहरण बन जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए आपसे यही पूछा गया था कि इसमें कौन सा इंद्र वज्रा वार्णिक छंद का उदाहरण है। तो यदि आप अलग अलग पंक्तियों को देखेंगे और सबसे लास्ट वाली पंक्तियों में मैंने आपको जो बताया है, देखिए वो यही उदाहरण है। कौन सा? जो मैं आपको भी बता रहा था परिभाषा के साथ, कि जो मैं नया ग्रंथ विलोकता हूं। और यहाँ पर तो देखेंगे इसमें 11 वर्ण आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा 2 2 1, 2 2 1, इसके अलावा फिर यहाँ पर 1 2 1 और 2 2, तो टोटल 11 वर्ण है। और प्रत्येक जो 11 वर्ण है वो देखिए 2 तगण में विभाजित हैं, एक जगण में और अंत में 2 गुरु वर्ण है। तो विकल्प क्रमांक यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना डिफिकल्ट सवाल यहाँ पर ग्रुप 4 के एग्जाम में छंद से पूछा गया था। हालांकि डिफिकल्ट वाली यहाँ पर कोई चीज नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, इंद्र वर्जा वार्णिक छंद के बारे में आप जानते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? देखिए महादेवी वर्मा के बारे में आप जानते होंगे, स्कूल टाइम में आपने कई सारी इनकी रचनाएं पढ़ी होंगी, जिसमें देखिए निहार भी होती है, नीरजा भी है, रश्मि भी है, उर्मिला नहीं है। विकल्प क्रमांक डी, डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना, इसका राइट आंसर आएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं ये जो उर्मिला रचना है मेरे दोस्तों किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन के। किस कवि या लेखक की है? बालकृष्ण शर्मा, और नवीन इनका उपनाम था। बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये यहाँ पर ये रचना है। बाकी यहाँ पर हम बात करें तो निहार है, नीरजा है, रश्मि, इसी प्रकार सांध्य गीत भी इन्हीं की रचना है। महादेवी वर्मा के बारे में आपको याद रखना है कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या? आधुनिक युग की मीरा। जिस प्रकार मीराबाई ने कई सारी, देखिए यहाँ पर भक्ति काल की कवि है, ठीक इस प्रकार महादेवी वर्मा ने भी हिंदी में कई सारी रचनाएं लिखी हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा गया है कि भैया बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। अब देखिए बहुब्रीहि समास किसे कहेंगे? जहां पर दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, मतलब जहां पर दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर इशारा करेंगे। तो इस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर लंबोदर, लंबोदर देखिए यहाँ पर इसमें दो है, लंबा धन उदर। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, उदर मतलब यहाँ पर क्या होता है? पेट या स्टमक। लंबा, लंबा उदर है जिसका। यदि हम समास विग्रह की बात करें, लंबा उदर मतलब पेट है जिसका, अर्थात किसकी बात हो रही है? श्री गणेश की। अर्थात यहां पर किसकी बात हो रही है? गणेश की। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों ही पद मिलकर एक तीसरे पद को इशारा कर रहे हैं। जबकि गुणयुक्त का जो समास विग्रह होगा गुण से युक्त, यहां पर कौन सी समास है? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। वहीं पर बात करें नव युवक, नव है जो युवक, यहां पर कौन सी समास होगी? कर्म धारय समास यहां पर होने वाली है। और वहीं पर त्रिवेणी, त्रि का मतलब तीन से और वेणी का मतलब धारा, मतलब तीन धाराओं का समूह, मतलब गंगा यमुना सरस्वती। तो यहां पर मेरे दोस्तों किसका उदाहरण बन जाएगा? क्योंकि पहला पद इसका संख्यावाची विशेषण है, इस कारण ये द्विगु समास होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास होने वाला। चलिए अगले सवाल को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित शब्द समूह में से कौन सा विकल्प देशज शब्दों का सही उदाहरण है? देशज मतलब ऐसे शब्द जो हमारे देश में जन्मे हैं, हमारे ही भारत राज्य के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग गांवों, शहरों या कस्बों में क्षेत्रीय बोली के जो शब्द होते हैं वही देशज शब्द कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए, आप देखिएगा देशज शब्द कौन सा है? कुर्क, लाश, खच्चर जी नहीं, यूनियन, रेल टिकट ये तो विदेशज है, आवरू, आतिशबाजी, आफत ये विदेशी है, और खड़खड़ाना, काया और चेला। विकल्प क्रमांक बी इसका राइट आंसर। देखिए देशज शब्दों की मेरे दोस्तों कोई ट्रिक नहीं होती। एग्जाम में जब भी इस प्रकार के सवाल मिले, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट फॉर देशज वर्ड। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप इसे कर सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपेक्षा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए उपेक्षा का मतलब क्या होता है? अवहेलना कर देना, नजरअंदाज कर देना। ठीक है, मतलब
आपके मित्र की ब्याह था, आपके मित्र का ब्याह था और आपने पूरी एक्सपेक्टेशन रही थी, आपको पूरी उससे अपेक्षा थी कि वो तो जरूर आपको शादी में बुलाएगा क्योंकि आपका लंगोटिया यार है, किंतु ससुर ने कोरोना काल में चूंकि शादी हुई टॉप 50 लोगों को इनवाइट करने की अनुमति थी, उसने आपको बुलाया ही नहीं, आपकी अवहेलना कर दी, नजरअंदाज कर दिया, मतलब कर रहे थे अपेक्षा और उसने कर दी उपेक्षा। तो यहां पर याद रखिएगा पहली बात तो उपेक्षा का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना, या फिर यह भी कह सकते हैं तिरस्कार कर दिया, भैया आपका अपमान कर दिया, तिरस्कार, या फिर अवहेलना भी कह सकते हैं, अवहेलना। तो इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल उदासीन, उदासीनता बिल्कुल ये इसका पर्यायवाची है, उदासीन हो गया वो आपके प्रति, ठीक है, न्यूट्रल हो गया, कोई भी उसने ध्यान नहीं दिया आपकी तरफ। अब देखिए विरक्ति का मतलब क्या होता है, विरक्ति होता है वैराग्य से संबंधित, किससे संबंधित, वैराग्य से संबंधित, और अपेक्षा का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन अपेक्षा करना मतलब आशा करना, ठीक है, गरज की भावना से देखना, क्या है, गरज की भावना से देखना, गरज की जो भावना होती है, अपेक्षा होती है, आशा होती है। तो बेसिकली देखिए मैं बात करूं यहां पर अपेक्षा, भावना, ये गरज की भावना से देखना, और विरक्ति मतलब वैराग्य। अब देखिए ग्रुप 4 के एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो उन्होंने यहां पर क्या उत्तर माना था, अपेक्षा, जबकि मैं आपको बता दूं विरक्ति भी यहां पर अपेक्षा का विलोम पर्यायवाची नहीं है। यहां पर याद रखिएगा ये जो राइट आंसर होगा विकल्प क्रमांक 1 और 2 दोनों ही यहां पर ए इसके पर्यायवाची नहीं है। हाँ ये हम कह सकते हैं उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है, अपेक्षा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उपेक्षा का विलोम यदि आपसे पूछता तो विलोम इसका होता है अपेक्षा। तो यहां पर याद रखिएगा विरक्ति का संबंध वैराग्य से, ये दोनों इसके पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक वचन बहुवचन का सही शब्द युग्म कौन सा नहीं, बिल्कुल आदत का आदतें सही है, सभा का सभाएं सही है, प्याला का प्याले सही, जबकि भाई का बहन का भाई, ये मेरे दोस्तों ये कोई यहां पर एक वचन बहुवचन नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ये क्या है, विलोम शब्द है, जैसे रात का दिन है, पाप का पुण्य है, इस प्रकार से। अगला सवाल, कौन सा विकल्प उपेंद्र वर्जा, अब देखिए अभी हमने इंद्र वर्जा के बारे में आपको बताया था, अब उपेंद्र वर्जा वार्णिक छंद के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए दोनों की डेफिनेशन लगभग बराबर है। इंद्र वर्जा में भी आप याद रखिएगा 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, और यहां पर भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, बट वहां पर जो 11 वर्ण होते हैं वो 2 तगण, 1 जगण और अंत में गुरु, अंत में 2 गुरु के रूप में वो विभक्त रहते हैं। जबकि यहां पर मैं बात करूं, यदि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि उपेंद्र वर्जा में यहां पर 4 चरण में कितने वर्ण होते हैं, यहां पर भी 11, बट 11 किस प्रकार से डिवाइड होंगे, इसमें देखिए फर्स्ट और लास्ट जगण होता है, फर्स्ट और लास्ट जगण होता है, और बीच वाला तगण होता है, और अंत में गुरु तो यहां पर भी होते हैं। जिससे यहां पर लिखा है कि बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, पहले 11 वर्ण पहले वाले चरण में चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल 11 बने। अब उसके बाद चेक करना है फर्स्ट और लास्ट जगण होना चाहिए, जगण मतलब 1 2 1 मात्रा, 1 2 1 मात्रा यहां पर है, और यहां पर भी देखिए लास्ट में, अच्छा अंत में 2 गुरुबण, अंत में जो 2 गुरुबण हैं, और यहां पर भी देखिए 1 2 1 मात्रा दिखाई दे रही, बीच में तगड़ मतलब 2 2 1 मात्रा, ये 2 2 1 मात्रा, बिल्कुल यहां पर ये फॉलो हो रहा है। मतलब यहां पर ये क्या बन जाएगा, देखिए मैंने आपको वही उदाहरण बताया जो पहले वाला यहां पर स्क्रीन पर देख रहा था कि बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए। यहां पर आप प्रत्येक पंक्ति में देखेंगे, प्रत्येक चरण में देखेंगे 11 वर्ण होंगे, और प्रत्येक जो 11 वर्ण है वो 1 जगण 1 तगण 1 जगण और अंत में 2 गुरु के क्रम से होंगे। तो विकल्प क्रमांक ए इसका राइट आंसर यहां पर होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा उपेंद्र वर्जा और इंद्र वर्जा में अंतर। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से आदर बोधक निपात का चयन कीजिएगा। मैंने आपको बताया है निपात की कुल संख्या कितनी होती है, 9 होती है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, बात पर जोर देने के लिए, क्या बात पर जब जोर देना हो, ठीक है, एम्फेसाइज करना हो, तो यहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए मत तो निषेध है, क्या काश
सा जी। तो देखिए आदर बोधक, जिसे हमने कहेंगे पंडित आ गया, ऐसा अच्छा लगेगा क्या? नहीं, अरे हम कहेंगे पंडित जी आ गए, मेहमान आ गए, यजमान आ गए, यजमान जी, मेहमान जी, बाबूजी, बेबी जी। तो ये आदर वाला क्या है? निपात है। विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर आएगा। जैसे पंडित जी आ गए। क्लियर है सभी को? ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्तृवाची का उदाहरण नहीं है? कर्तृवाची का उदाहरण नहीं मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होगी। तो सुमित द्वारा कविता, देखिए हसीना कल पत्र लिखेगी, क्या बात है भैया, हसीना। लड़कियां, जो लड़की कभी ना हंसे वो है हसीना, और जिसमें कोई कमी ना है वो कमीना, ठीक है। और लड़कियां गीत गा रही, मैं अखबार नहीं पढ़ सकता, ये सब कुछ कर्तृवाची के उदाहरण है, कर्तृवाची के उदाहरण है। जबकि यहाँ पर सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई है, यहाँ पर किसकी प्रधानता है? कविता की। और वैसे भी आप ये देखेंगे कि कर्ता के साथ जब से या के द्वारा का प्रयोग होता है, जब कर्ता के साथ से ये या फिर के द्वारा या नॉर्मल भी आप कह सकते हैं द्वारा का प्रयोग हो, और यदि यहाँ पर क्रिया कैसी होती है? सकर्मक होती है, वहां पर कर्मवाच्य का उदाहरण होगा। तो विकल्प क्रमांक ए इसका सही आंसर है। ये कर्तृवाच्य का नहीं मेरे दोस्तों, कर्मवाच्य का उदाहरण है। जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य होता है। तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। चलिए, तो यहां पर देखिए इनको एक सेंटेंस बनाना है जिससे कुछ मतलब इनका निकले। तो डायरेक्टली ऑप्शन से हम सॉल्व करें कि एक सामान्य क्रिया है जिसमें यह चक्र प्रकृतिगत तथा किसी कार्य को करना। यदि हम ई से शुरुआत करें, विकल्प क्रमांक सी से, किसी कार्य को करना, फिर डी तथा उस कार्य के दौरान खुद को समायोजित करना, एक ए, फिर ए सामान्य क्रिया है, फिर इसके बाद बी जिसने व्यक्ति खुद कार्य को अनुकूल बनाता है, यह चक्राकार प्रगति का सिद्धांत कहलाता है। बिल्कुल विकल्प क्रमांक सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आपको एग्जाम में मिले, आपको खुद से अरेंज नहीं करना है, ऑप्शन देखिएगा और ऑप्शन खुद ही बता देगा कि कहां पर अर्थवान बनने वाला है, कि आप जिनको क्रम से लगाएंगे। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? अब देखिए संज्ञा यहाँ पर क्रोध, क्रोधी, क्रोधित या क्रुद्ध लिखा हुआ है, तो क्रोध यहाँ पर बेसिकली क्या है? एक संज्ञा है। सर कौन सी संज्ञा है? अरे भाई ऐसे संज्ञा शब्द जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जिन्हें फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। पीड़ा है, प्रेम है, विरह है, दुख है, सुख है, क्रोध है, खुशी है, गम है, ये सब कुछ मेरे दोस्त। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे क्रोध आ रहा है, मेरे क्रोध को देखो, अरे क्रोध दिखता नहीं है, आपका बॉडी एक्सप्रेशन देख रहे हैं। क्रोध को महसूस किया जाता है। क्या? क्रोध को महसूस किया जाता है। तो यहां पर क्रोध याद रखिएगा मेरे दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जिन्हें ऐसे शब्द जिन्हें क्या है? महसूस किया जाता है। ठीक है, महसूस किया जाता है। जैसे और हो सकते हैं यहां पर प्रेम, करुणा, खुशी, पीड़ा, दुख, सुख, दर्द आदि, ये सारे मेरे दोस्तों भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से आत्यंतिक का विलोम शब्द है। देखिए आत्यंतिक का मतलब होता है अधिक। क्या होता है? अधिक। और अधिक का जो विलोम होगा सीमित, मतलब परिमित। परिमित का मतलब क्या होता है? कम। परिमित का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है? यहाँ पर कम होता है। ठीक है। चलिए, बाकी अनाहुत का मतलब होता है बिना निमंत्रण के, बिना बुलाया हुआ है। उत्थान का मतलब होता है विकास होना, किसी चीज का बढ़ना। ठीक, उत्थान का जो विलोम होता है वो पतन हो जाता है। और एक यहाँ पर अनुक्त लिखा हुआ है, ठीक है, जो उक्त नहीं है। अगला, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। खी उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहां पर देखिए बेसिकली गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में उनकी जो अखियां, हरि मतलब क्या? श्री कृष्ण की बात है कि जो उनकी अखियां हैं हरि दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। और कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। तो देखिए जब यहां पर वियोगी की बात आती है तो श्रृंगार वियोग रस वहां पर होता है। विकल्प क्रमांक ए इसका राइट आंसर यहां पर होगा। जब नायक और नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है वहां पर वियोग रस होता है, और जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वो मेरे दोस्तों श्रृंगार वियोग संयोग श्रृंगार होता है। और करुण रस की बात करें तो करुण रस और देखिए वियोग श्रृंगार, सब दोनों में क्या अंतर है? देखिए करुण रस में क्या है? मिलने की आस समाप्त हो जाती है। मिलने की आस समाप्त हो जाती है।
मतलब बताइए, आपके जीवन से कोई चला गया, उसका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया है, तो वो कितना भी आप पश्चाताप क्यों ना करें, कितना भी आप वियोग क्यों ना करें, वो वापस नहीं आएगा। जबकि वियोग श्रृंगार में यहां पर याद रखिएगा, इसमें मिलन की आस बनी रहती है। यही अंतर होता है करुण रस और इसमें। वियोग श्रृंगार मिलन की आस बनी रहती है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन की आस बनी रहती है। और करुण रस पूर्णतः दुखात्मक होता है, दुख से भरा हुआ होता है। और वियोग श्रृंगार रस कई बार सुखात्मक भी होता है। अरे ठीक है भाई, आपका ब्रेकअप हो गया है, हो सकता है कल को उससे उसका पश्चाताप हो जाए, उसको पश्चाताप हो जाए, वो आपके जीवन में वापस आ जाए। किंतु करुण रस में ये मान के चला जाता है कि ब्रेकअप हो गया, उसकी तो शादी किसी और से होगी, अब वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आने वाली। बात समझा नहीं? करुण रस और वियोग रस में, वियोग श्रृंगार रस में यही अंतर, क्योंकि दुख तो दोनों में ही होता है। चलिए अगला सवाल। आशा है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, इस वाक्य का सरल वाक्य बनाओ। सरल वाक्य में एक ही कर्ता, एक ही क्रिया रहती है, एक उद्देश्य, एक विधेय हो। मुझे पुरस्कार मिलने की आशंका है, जी नहीं, इन्होंने तो बाकी बदल दिया। मुझे पुरस्कार मिला, जी नहीं, मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है। बिल्कुल विकल्प क्रमांक सी इसका राइट आंसर यहां पर होगा। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने हैं? ये क्वेश्चन हमने पहले भी कराया है, फिर से रिपीट हुआ था ग्रुप 4 के एग्जाम में, मतलब जो पहले वाले सेट में आ चुका है कि पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब 3 प्रकार का होगा। विकल्प क्रमांक ए इसका राइट आंसर होगा। 3 प्रकार का कौन सा होता है? प्रथम पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, और एक होगा मध्यम पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने वाला सामने वाले के लिए करता है, और जब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य के लिए किया जाता है, हम उसे किस नाम से जानते हैं? अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? आई और मी, मतलब मैं और हम शब्द आते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ तू आएगा, या आदर के सेंस में बड़े के लिए आप जाएगा, और यहाँ पर इसके लिए ये वे, ठीक है, यह वह इत्यादि। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मान प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है? देखिए इसमें तो है नहीं, मानुष्य में, मानवीकरण में, मानव में शक्तिमान, बिल्कुल शक 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 शक्तिमान। यहाँ पर बचपन में खूब देखा होगा, तमराज के लिए अंधेरा कायम रहेगा। तो ये भैया आपने बचपन में देखा हो, हमने तो हमारे बचपन में खूब फेवरेट हुआ करता था। संडे के दिन आया करता था, हफ्ते में एक बार 12 बजे शक्तिमान, और कुछ दिन बाद 12:30 बजे फिर आर्यमान भी प्रारंभ हो गया था। ठीक है, शक्तिमान। चलिए अगला सवाल, विकल्प का चयन करके भैया रिक्त स्थान को भरना है। कार्य ऐसा करो कि जिससे सबका भैया भला हो, बुरा नहीं होना चाहिए। भला किसी का कर नहीं सकते, बुरा किसी का मत बनना। तुम कांटा नहीं बन सकते, तुम फूल नहीं बन सकते, तो कांटा भी मत, मेरे दोस्तों, मत बनना। बट देखिए, जिंदगी में ऐसा काम करो, लोगों की मेंटलिटी, जिंदगी में ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि लोग बोले छोड़ो यार मैं कर लूंगा, छोड़ो यार मैं कर लूंगा। ठीक है, अगला सवाल, फिर से देखिए यहां पर कुछ पंक्तियों को अरेंज करने के लिए बोला है। फिर से हम यहां पर देखिए कुछ ऑप्शन देखेंगे डायरेक्टली। यदि ई से प्रारंभ कर, मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप में मिल जाती है, उसमें मुर्दे का जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। बिल्कुल विकल्प क्रमांक सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्विगु समास का सही उदाहरण है? द्विगु समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है, दूसरा सब संज्ञा होता है। धर्माधर्म, देखिए यहां पर बेसिकली मैं बात करूं धर्माधर्म, ये कौन से समास है? तो ये द्वंद्व समास है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे इसका जो संधि विच्छेद होगा, धर्म और समास बिगड़ा होगा धर्म और अधर्म, और संधि की बात करें तो धर्म धन धर्म, मतलब यहां पर दीर्घ स्वर संधि है। ये ध्यान से देखिएगा, धर्म योग धर्म बराबर, देखिए यहाँ पर अ और अ मिलकर यहाँ पर बड़े आ की मात्रा हो गई है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, यदि आपसे संधि पूछे तो। और समास कौन सी यहाँ पर? द्वंद्व समास। कौन सी समास है ये? द्वंद्व समास है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका भगवान विष्णु की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये अन्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वचनातीत, मतलब वचनातीत, ठीक है, मतलब जो वचन से परे है, जो वचन से परे है, तो ये भी मेरे दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, और 8 आनों का समूह, 8 एक चवन्नी होती, 4 आनों का समूह, 8 आनों का समूह, तो यही मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन करें। अभी बताया था उस्ताद, फकीर, चेला या चेला। चेला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द समूह में से कौन सा विकल्प योगरूढ़ शब्दों का सही उदाहरण है। देखिए योगरूढ़ शब्द पहली बात तो अपने आप में क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। यौगिक कहने का मतलब है योग से में दो शब्दों के योग से मिलकर बनेंगे, बट यौगिक और योगरूढ़ में यह अंतर है कि यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं, योगरूढ़ भी दो शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं, किंतु दोनों शब्द मिलकर एक अन्य अर्थ की ओर इशारा करेंगे। अन्य अर्थ की ओर इशारा करते मतलब ये मान के चल सकते हैं कि बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योगरूढ़ होते हैं। जैसे गिरिधर की हम बात करें, गिरि मतलब पर्वत को धारण करने वाला, सिकेश चतुर्भुज चार भुजाएं जिसकी विष्णु भगवान की बात हो रही, मृत्युंजय जिसने मृत्यु पर विजय पा ली है, मतलब भगवान शंकर के लिए जो अमर है, जो अजर अमर है, भगवान शंकर की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसके ट्रिक भी है, इसमें बहुव्रीहि समास के उदाहरण आते हैं। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। जबकि धन, रात, मत, पुस्तक, रोटी, घास, ये दोनों किसके उदाहरण है, रूढ़ शब्द, क्योंकि जिनके सार्थक खंड नहीं होते वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तीर्थाटन, गीतांजलि, अनुपालन, ये किसका उदाहरण है, ये यौगिक है, क्योंकि इनके आप सार्थक खंड कर सकते हैं। सभी को क्लियर है यहाँ पर ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिक में आप याद रखिएगा कि योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण। चलिए अगला सवाल, सात्विक का विलोम शब्द क्या। देखिए सात्विक हम बोलते हैं ना, कई बार सात्विक हम भोजन करते हैं, सात्विक मतलब शुद्ध, ठीक है, शुद्ध, प्योर। दुर्मति जिसकी मति खराब है, और अवरोह का मतलब होता है घटना, और दीर्घ का मतलब बड़ा, और तामसिक इसका राइट है, तामसिक भोजन भैया, तामसिक मतलब होता है अशुद्ध या बेकार, ठीक है। तो तामसिक इज द राइट आंसर। देखिए 3 प्रकार के भोजन बताए जाते हैं, सात्विक, तामसिक और होता है एक राजिक, राजिक। अगला, एक वचन शब्द का चयन करें। कमरे बहुवचन है, पत्ते बहुवचन है, पक्षी वृंद, बिल्कुल। देखिए वृंद मतलब होता है समूह है, ठीक है। तो यहाँ पर पक्षियों का समूह, ये भी मेरे दोस्तों बहुवचन है, तो एक वचन थोड़ी क्या है, वाहें, और यदि वाहें कह देते, वाहें फैलाओ मतलब दोनों ही वाहें फैलाओ, तो ये बेसिकली विलोम आपका बहुवचन बन जाता। अगला सवाल, विस्मयादि बोधक बताना है, और कौन सा, विनय बोधक, जहां पर विनय का भाव हो, ठीक, ना, अच्छा, जी जी, हाँ, हुजूर, साहब, बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर आप विनय कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग यहाँ पर किया गया। अगला क्या लिखा है, वाक्य में जहां सबसे कम रुकना पड़ता हो वहां निम्न में से कौन सा विराम। भैया जहां सबसे कम रुकना होता है, थोड़ा सा विराम देना, मतलब अल्प विराम हो जाएगा। अल्प विराम जिसे अंग्रेजी में आप कॉमा के नाम से जानते हैं, ये इसका यहाँ पर साइन, कॉमा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चोरी चोरी से जाए तुम बफोरी से नहीं, ही का क्या अर्थ है। जिसका जो काम है भाई उसे ठीक से कर सकता है, मूर्खों की भी थोड़ा पढ़ा लिखा आदर पा लेता, जी नहीं, तो अंधों में काना राजा वाली बात है। कुपात्र को उत्तम वस्तु मिल जाना, जी नहीं, ये तो बंदर के हाथ में उस तरह लगने वाली बात है। आदत छोड़ देने पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव शेष रह ही जाता है, जी हाँ, सुधरते नहीं है भैया लोग। विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर है। जैसे हमारे चैनल पर भी कई बार कुछ ऐसे स्टूडेंट जाते हैं जो हमेशा ही बकवास करते हैं, मुझे कभी ऐसा लगता है कि हमेशा नेगेटिव कमेंट करने के लिए आते हैं। चलो संदीप सर की क्लास है, नेगेटिव कमेंट करने चलते हैं, बट मैं उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि कम से कम वो इस बहाने तो आते हैं कि चैनल को डिसलाइक करना है या नेगेटिव कमेंट करना है, क्योंकि ऐसे लोगों का जन्म बकवास करने के लिए हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। अपिधान में देखिए यहाँ पर अपि उपसर्ग, अपिधान का मतलब होता है ढक्कन या ढाकना, ठीक है। और अध्यवसाय, अच्छाई, निवेदन, किसमें उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। तो अधिधन, व्यवसाय, यहां पर भी उपसर्ग है, अधि, ठीक है, अधि उपसर्ग है, यहां पर अपि उपसर्ग है, निवेदन में नि उपसर्ग, अच्छाई में कोई भी उपसर्ग नहीं है। विकल्प क्रमांक सी इसका राइट आंसर होगा। विसर्जन का विलोम शब्द क्या है। देखिए विसर्जन का मतलब क्या होता है, त्याग कर देना, त्यागना, त्याग करना। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा भैया, आवाहन करना, आह्वान करना, मतलब पुकारना या बुलाना, क्या पुकारना या बुलाना। तो
विसर्जन का मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना, और फिर से बुलाना किसी को, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगला यहां पर लिखा हुआ है स्वर्ण दुर्नाम, जिसका कोई नाम नहीं है, उद्धत वगैरह, ये सारी चीजें। अगला सब, अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। जब हम वाक्यों की बात करते हैं तो वाक्यों का देखिए वर्गीकरण 2 आधार पर होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब रचना के आधार पर। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मतलब अर्थ के आधार पर। जब आपसे पूछे रचना के आधार पर कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर 3 ही प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से? एक सरल वाक्य होगा, दूसरा मिश्र वाक्य होगा, और एक होता है संयुक्त वाक्य। तो 3 प्रकार के होते हैं रचना या प्रयोग के आधार पर। जबकि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 होते हैं। एक होता है साधारण वाक्य, या फिर इसे ही हम बोल देते हैं विधानवाचक, विधानवाचक। ठीक है, दूसरा होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। तीसरा होगा मेरे दोस्तों क्या है? इच्छावाचक, इच्छावाचक। एक होगा निषेधवाचक, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, 4। पांचवा होगा संकेतवाचक, संकेतवाचक। छठवा होगा क्या? इच्छावाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, विधानवाचक हो गया, निषेधवाचक हो गया, और एक संदेहवाचक भी है। ठीक है, संदेहवाचक 6, 7 और 8। दो जरा बताओ तो यहाँ पर क्या कौन से हो जाएंगे? इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, है ना, और कौन से? दो यहाँ पर आप कमेंट्स में बताइएगा, अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं। बाकी ये यहाँ पर टोटल 8 प्रकार के ये वाक्य होते हैं। चलिए एक बार सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो 2 यहाँ पर और होंगे, 2 यहाँ पर कौन से होंगे? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, और एक होगा मेरे दोस्तों आज्ञावाचक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कि विशेष्य और विशेषण के संदर्भ में अशुद्ध विकल्प का चयन यहां पर करना है। ठीक है, संयोजन का संयोजित सही है, समझ से समझदार बना है, संगीत से संगीतक, संस्मरण से विस्मरण, विस्मरण कैसे हो गया? संस्मरण करना तो मेरे दोस्तों याद करना होता है। क्या? याद करना होता है। और विस्मरण, विस्मरण मतलब होता है भूलना। क्या होता है? भूलना। तो ये विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर होगा। ये विशेष और विशेषण का यहाँ पर जोड़ नहीं है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जो शब्द विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निस उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है? भाई निस उपसर्ग दिखाई दे रहा है दुस्साहस। ठीक है, दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है? दुस उपसर्ग है। कौन सा है? दुस उपसर्ग है। बाकी निस्तेज जो तेज नहीं होता है, जिसमें तेज नहीं मतलब तेज रहित या तेजहीन जिसे बोलते हैं। निस्तार की बात करें, ठीक है, निस्सार जिसका कोई सार नहीं, निस्तार मतलब यहां पर तैरकर पार करना। ठीक है, अगला सवाल, ईश्वर की कृपा से मूक भी क्या हो सकता है? वाचाल हो सकता है। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला हो जाता है, जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाए। अगला सवाल, जो आज मित्र है कल वह शत्रु हो सकता है, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह का कौन सा है? जो आज मित्र है, कॉमा यहां पर लगा हुआ है, वह कल शत्रु हो सकता है, तो कॉमा है, दैट मींस यहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों होने वाला है। ठीक है, अगला, कौन सी रचना रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी की? देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी की आपने रचना पढ़ी है माटी की मूर्तें। जी हाँ, विकल्प क्रमांक सी इसका राइट आंसर है। और रामवृक्ष बेनीपुरी की आपने एक रचना और पढ़ी होगी, कक्षा 7वीं या 8वीं या 9th क्लास में पढ़ी होगी, गेहूं और गुलाब। बताइए पढ़ी कि नहीं? गेहूं और गुलाब। और कौन सी पढ़ी होगी? पतितों के देश में, यह भी फेमस है, पतितों के देश में, और माटी की मूर्तें, ये कुछ फेमस रचनाएं रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला, रचना उर्मिला के रचनाकार, रचना उर्मिला के रचनाकार तो अभी मैंने आपको बताया था बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन यहां पर उर्मिला के हैं, और इनकी कुछ और रचना है जैसे जिसमें से मुख्य रूप से एक है कुमकुम,
रश्मि रेखा, रश्मि रेखा, उर्मिला। और एमपीजीके का भी क्वेश्चन बता रहा हूं, यदि पूछे कि वाल्केश शर्मा नवीन मध्य प्रदेश के किस जिले के साहित्यकार या स्वतंत्रता सेनानी थे, तो बताइएगा जहां पर क्या है, मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिला, मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। ये मध्य प्रदेश के मेरे दोस्तों कवि, लेखक, साहित्यकार हैं। चलिए अगला सवाल। बाकी तुलसीदास की भी आपने कई रचनाएं, तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध जो महाकाव्य वो रामचरितमानस है, रामचरितमानस है। इसी के अलावा कई सारे उन्होंने और रचनाएं की हैं, जैसे विनय पत्रिका है, रामाज्ञा प्रश्न है, दोहावली है, कृष्णावली है, ये कई सारी बरवे रामायण है। सुभद्रा कुमारी चौहान की भी आपने एक रचना फेमस सुनी है, झांसी की रानी। सुमित्रा नंदन पंत की भी कई रचनाएं हैं। ठीक है, अगला कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है? देखिए पीतांबर अभी आपको बताया था, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। सहस्त्र आनन है जिसके हजार आंखें, जिसके ये भी मैं दोस्तों बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और नील कमल, नीला है जो कमल, ये कर्मधारय समास है। तो बेसिकली जन्म से जात, तो ये विकल्प क्रमांक ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म से जात, जन्म से जन्मा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला, शब्दों में कौन सा विकल्प रूढ़ शब्दों का सही उदाहरण? रूढ़ मतलब जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। किसके नहीं किया सकते? पुस्तक, रोटी और घास के, ये इसका सही आंसर है। ऊपर वाले की बात करें तो देखिए ये सारे किसके उदाहरण है? यौगिक शब्द हैं, यौगिक है। नीचे ये सारे इससे संबंधित क्वेश्चन आए थे। ये क्या है? योगरूढ़ है। और यहाँ पर ये भी क्या है? योगरूढ़ है। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर हम शंकर भगवान के लिए प्रयुक्त करते हैं, नीलकंठ भी शंकर भगवान को बोलते हैं, पंकज का मतलब होता है कमल, कीचड़ से जन्मा। रूढ़ शब्द का चयन कीजिएगा। फिर से वही बात आ गई, कल और चल, इनके सार्थक गण नहीं होंगे यदि आप तोड़ेंगे तो का, योग, ला, दोनों का कोई मतलब नहीं निकल रहा। चल का भी चा, योग, ला कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? रूढ़ यहाँ पर हो जाएंगे। बाकी महोत्सव, महाधन उत्सव, देवालय, ये दोनों यौगिक है। घनश्याम, चारपाई, ये योगरूढ़ है। याद रखिएगा ये यौगिक शब्द है ऊपर के, ये योगरूढ़ है। क्योंकि यहाँ पर हम सब जानते हैं घनश्याम श्री कृष्ण के लिए, चारपाई मतलब खटिया के लिए, विद्यालय और दुर्जन ये यौगिक शब्द है। चलिए अगला, आध्यात्मिक का विलोम शब्द का, अध्यात्म, जो अध्यात्म से संबंधित नहीं है वो भौतिक है, जो अध्यात्म से संबंधित नहीं है वो भौतिक है। ठीक है, अगला, एक वचन बहुवचन का सही युग्म कौन सा नहीं है? तो पुड़िया का पुड़िया, चूहिया का चूहिया, सीढ़ी का सीढ़ियों, डिबिया का डिबिया और चूहिया का चूहिया। एक वचन बहुवचन का सही शब्द युग्म कौन सा नहीं? तो पुड़िया का पुड़िया, या की मात्रा लगा दी आपने, चूहिया का चूहिया, सीढ़ी का सीढ़ियों और डिबिया का डिबिया। देखिए जनरली कई बार बहुवचन लगाने के लिए हम उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पर बेसिकली सीढ़ी का सीढ़ियों नहीं होगा, सीढ़ी सीढ़ियों। विकल्प क्रमांक सी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला, इनमें से कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। पहली बात मैं आपको बता दूं कि क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है। तो यहां पर स्क्रीन पर है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। और क्रिया विशेषण देखिए चार प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक जो स्थान को बताते हैं, कालवाचक जो समय को बताएंगे, परिमाणवाचक जो मात्रा को बताएंगे और रीतिवाचक जो आपके काम करने के तरीके को बताएंगे। तो ये चार प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, जिसमें से आपसे क्या पूछा गया है कि कालवाचक, काल का मतलब समय, देखिए इतना उतना, ये तो मात्रा को बता रहा है, ये तो मात्रा क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब, कब, जब, ये मैं दोस्तों समय बता रहा है, तो ये कालवाचक है। ठीक है, ये कालवाचक है। और यहां वहां ये स्थानवाचक है। तो विकल्प क्रमांक देखिए डी इसका राइट आंसर, ये स्थानवाचक है। और काफी, ठीक है, ये मेरे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कालवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण से कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं। क्या ट्रिक भी बता देता हूं, क्या ट्रिक होगी इसके? या फिर नॉर्मली इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर कौन सा है वो देखिएगा।
तुलनाबोधक निपात कौन सा? देखिए तुलनाबोधक जिसमें सा आएगा, देखिए ये तो निषेध हो जाएगा, क्या ये प्रश्न हो जाएगा, जी यहाँ पर आदर हो जाएगा, तो सा इसका रही सही आंसर होगा। इतना उतना सा इतना सा, ये तुलनावाचक निपात है। नेक्स्ट है, मंगनी के बेल के दांत नहीं देखे जाते। भैया मंगनी में जो चीज मिली है फोगट की, उसमें फिर गुण दोषों को क्या देखना, ठीक है, तो क्या आएगा, मुफ्त की चीज के गुण दोष नहीं देखते। श्रीफंड का श्रीखंड, ठीक है, श्रीफंड का श्रीखंड है। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी यहां पर होगी बताइए? मनुष्य, तो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए ये तो जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। घी यहाँ पर देखिए द्रव्य है, तो ये बेसिकली में दोस्तों क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा जाएगा, द्रव्यवाचक है जिसमें ठोस द्रव और गैस आते हैं। गिरोह का मतलब होता है समूह, तो ये हो जाएगा समूहवाचक, समूहवाचक। और निकट, वैसे यदि मैं सिर्फ आपसे कहूं निकट, तो निकट अपने आप में दोस्तों एक विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है, किंतु विशेषण में आपने ता जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बन चुका है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि वह निकट शहर में इस शहर में निकटता बहुत है, इस शहर में निकटता बहुत है, इस प्रकार से। जैसे मैं आपसे कहूं कि वह मेरे निकट बैठा है, तो निकट यहां पर कोई संज्ञा नहीं है, याद रखिएगा। यहां पर निकट जो शब्द है इस बैठना क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहां पर निकट क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। किंतु यही वाक्य में ऐसा लिख देता कि इस शहर में निकटता, मतलब पास पास, निकटता बहुत है। तो अब ये जो निकटता शब्द है भाव संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को बता रहा है, किसके? इस संज्ञा शहर के बारे में, ठीक है। अगला सवाल, एक शब्द का संज्ञा, देखिए संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति जो होता है, संकुचित जिसकी सोच होती है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को दकियानुसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दकियानुसी कहा जाता है। इसी प्रकार धीरोधत का मतलब यहाँ पर होता है अहंकारी, जो अपने आप की ही प्रशंसा करता है। और निर्भीक का मतलब होता है निडर, ठीक है। और धीवर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जरा बताइएगा? धीवर का अर्थ है, चलिए एक बार सेशन को भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो धीवर का मतलब क्या होता है? मल्लाह है या केवट, ठीक है, जो नाव वगैरह चलाते हैं, रामायण में आपने देखा होगा, मल्लाह या केवट को कहा जाता है। अगला सवाल, असंगत या बेमेल शब्द का चयन कीजिएगा। देखिए गणितज्ञ जो गणित को जानता है, संगीत जो संगीत को जानने वाला है, क्योंकि ज्ञानी का मतलब ही होता है जानने वाला, ठीक है, जानने वाला। हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर छोड़ती, जानने वाला। तो गणित को जानने वाला गणितज्ञ, संगीत को जानने वाला संगीतज्ञ, राजनीति को जानने वाला राजनीतिज्ञ, और अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता। अब उपसर्ग का प्रयोग हम लोग किस अर्थ में करते हैं? नहीं के अर्थ में करते हैं, ठीक है, नहीं के अर्थ में। और जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है वो क्या होगा? सर्वज्ञ। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ है, ठीक है। अगला, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? जब गरीब जागेगा तब क्रांति होगी, समारोह में मुख्य अतिथि को अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। अरे भैया अभिनंदन पत्र पूरा बोलने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल बोल सकते हैं, समारोह मुख्य अतिथि को अभिनंदन प्रदान किया गया। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर है। बाकी दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार सही है। बादाम का तेल त्वचा और बालों के लिए बहुत गुणकारी, यह भी सही है। अगला, निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य का चयन कीजिए। सर्वनाम के 6 भेद या प्रकार होते हैं। निश्चयवाचक मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से आपको निश्चितता का बोध हो जाए, जैसे कोई नाचता है, भैया कौन नाचता है हमें नहीं मालूम, यह भी सर्वनाम है, बट ये अनिश्चयवाचक है। ये अनिश्चयवाचक मेरे दोस्तों क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। कौन दौड़ रहा है हमें नहीं मालूम कौन दौड़ रहा है, यह भी अनिश्चित, ठीक है। कुछ आया है, क्या आया है हमें नहीं मालूम, अनिश्चित। किंतु हाँ यह कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, ये क्या है मेरे दोस्तों? यह कुर्सी है, ये निश्चयवाचक है, ठीक। अगला सवाल,
गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर। क्या? हाँ बताइए। नंबर होगा आपके पास, होगा कोचिंग का नंबर? चलो मैं आपको अभी दे देता हूँ, बाकी आज क्या संडे बंद रहती है क्लास, है ना? विजय पाटीदार सर, इनका चैनल भी एसी के नाम से, एसी कोचिंग यूट्यूब पे मिल जाएगा। कल खुले क्या? नहीं, कॉल कर सकते हैं, आज कोचिंग बंद है। चलिए आ जाइए सभी लोग यहाँ पर। हेलो हेलो, चलिए वॉइस आ रही है सभी को? तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा? अहिंसा के पुजारी थे भैया, अहिंसा इज द राइट आंसर। और अगला सवाल कि मेलांचल, देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का ये उपन्यास है मेलांचल, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु कहां के थे? शायद बिहार के, ठीक है। तो इसमें कौन सा, देखिए हमने कहा था रचनाओं के साथ किसका प्रयोग होता है? उद्धरण चिन्ह का, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इसका राइट आंसर यहां पर होने वाला है। और ये तो मेरे दोस्तों टोटल 50 सवाल, ठीक है। नंबर आगे पीछे हो गया होगा, चलिए ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले क्लास में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एवरीवन, एवरीऑल। आप सभी को राम राम सा।